हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई है, जिसका पार्ट 1 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, 39वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कोरिया में पहली बार उत्तराखंड में बनी एक लघु फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। यह लघु फिल्म किस जनजाति की लोक कला पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह लघु फिल्म किस जनजाति की, भोटिया जनजाति की लोक कला पर आधारित है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 39वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो कि कोरिया में आयोजित होने जा रहा है, में पहली बार उत्तराखंड में बनी एक लघु फिल्म को वर्ल्ड प्रीमियर के लिए भेजा जा रहा है। पाताल ती, ध्यान दीजिएगा, पाताल ती यानी होली वाटर, पाताल ती यानी होली वाटर लघु फिल्म का दुनिया भर के 2548 फिल्मों में टॉप 14 में चयन हुआ है। यह लघु फिल्म भोटिया जनजाति की एक लोक कथा पर आधारित है। फिल्म का नाम अगर आपसे पूछा जाता है कि इस फिल्म का नाम क्या है, इस फिल्म का नाम है पाताल ती यानी होली वाटर। अगर ये फिल्म टॉप 14 में से टॉप पर आती है तो यह ऑस्कर के लिए जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में आयोजित पहली भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अनिकेत काला ने पुरुष वर्ग की शॉट पुट प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए, पंजाब में आयोजित पहली भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अनिकेत काला ने पुरुष वर्ग की शॉट पुट प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला पंजाब में आयोजित पहली भारतीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अनिकेत काला ने पुरुष वर्ग की शॉट पुट प्रतियोगिता में 17.63 मीटर गोला फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया है। और पहले स्थान पर कौन है? अगर आपसे पूछा जाता है कि इस प्रतियोगिता के पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर पंजाब के तेजेंद्र पाल सिंह हैं। पंजाब के तेजेंद्र पाल सिंह ये पहले स्थान पर हैं। और दूसरे स्थान पर पंजाब के ही करणवीर सिंह हैं। करणवीर सिंह तीसरे स्थान पर हैं। उत्तराखंड राज्य के अनिकेत काला और चौथे स्थान पर उत्तराखंड के ही अदीस घिंडियाल हैं। अदीस घिंडियाल। अदीस घिंडियाल ये भी उत्तराखंड के ही हैं। तो चौथा स्थान इन्होंने हासिल किया है। और तीसरे स्थान पर कौन है? अनिकेत काला, ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार कोरोना के दौर में अनाथ बच्चों
के सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देगी। देखिए राज्य सरकार जो है ये कोरोना के दौर में अनाथ हुए जो बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5% का आरक्षण राज्य सरकार देगी। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आरक्षण दो तरीके के होते हैं, दो तरह के आरक्षण होते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण और दूसरा होता है क्षैतिज आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो होता है ये किसको दिया जाता है? ST, SC और OBC। SC, ST और OBC को दिया जाने वाला जो आरक्षण होता है ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है। और क्षैतिज आरक्षण ये किसको दिया जाता है? क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को, दिव्यांगजन को और अब कोरोना के दौर में अनाथ हुए बच्चों को भी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वन अनुसंधान संस्थान का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? देखिए वन अनुसंधान संस्थान का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेणु सिंह। डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। आपके वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपके RO एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हो सके आगामी एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसे वन अनुसंधान संस्थान का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रेणु सिंह। जरूर ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। और ये दूसरी ऐसी महिला है, डॉक्टर रेणु सिंह दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्हें FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। पहली महिला कौन थी? पहली महिला अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी जो वन अनुसंधान संस्थान की निर्देशक नियुक्त हुई थी, ये थी आपकी डॉक्टर सविता। डॉक्टर सविता थी। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अरुण रावत इनसे पहले इस पद पर थे। डॉक्टर रेणु सिंह से पहले कौन थे? अरुण रावत इससे पहले इस पद पर थे। अब अरुण रावत की जगह किसने ले ली है? डॉक्टर रेणु सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके किसी एग्जाम में बना हुआ था, या तो आपका अपर PCS या फिर RO। तो आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने जो जनपद हैं उत्तराखंड राज्य के जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर क्या था? 5 जनपद ऐसे थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए थे। कौन कौन से ये जनपद हैं? 5 ऐसे जनपद कौन कौन से हैं? एक है आपका उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। कौन कौन से हैं ये भी पता रहना चाहिए, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और आपका उधम सिंह नगर। तो ये 5 जनपद ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। देखिए इनमें से चीन और नेपाल से जुड़े हुए हैं। ये जो 5 जनपद हैं ये ऐसे जनपद हैं जो चीन और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं। और उत्तरकाशी, चमोली और आपका पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये चीन जो देश है इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और आपका पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये जो 3 जनपद है ये किस देश से? नेपाल देश से
सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो 2 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। बताइए उत्तराखंड राज्य का ऐसा कौन सा जनपद है, ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड राज्य का जो कि 2 देशों की सीमाओं के साथ सीमा साझा करता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग द्वारा। तो कौन सा ये जनपद है, ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद। सारे ही क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए, सारे ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो ध्यान में रखने हैं आपको, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में। और देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते, तो कौन से ऐसे ज़िले हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। एक है आपका टिहरी, रुद्रप्रयाग, इसके अलावा बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। कितने ज़िले ऐसे हैं जो किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ज़िले ऐसे हैं जो कि किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के साथ कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो 2 ज़िले ऐसे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से ये ज़िले हैं? एक है आपका उत्तरकाशी जिला, दूसरा जिला है देहरादून जिला। और कौन सा ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो एकमात्र ऐसा जिला है, ये है देहरादून जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला देखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। कल से, आज आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, कल से हम कंटिन्यू इस सीरीज़ को प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुँचाइएगा। काफ़ी मेहनत लगी है आज के इस सेशन को तैयार करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइएगा जरूर। जिनको वाकई आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वाकई जो चाहता है आगे बढ़ने की ललक है जिसमें, तो उन लोगों तक इस सेशन को ज़रूर पहुंचाइएगा। आप सभी लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहता है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सेट मॉक सीरीज जो है इसका सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो थोड़ा सा इतना आप भी अपना अफोर्ड कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइएगा ज़रूर। और आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको एक क्वेश्चंस के साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी, फैक्ट्स भी आपको यहाँ पे क्लियर करा दिए जा रहे हैं, ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप करेक्ट आंसर करके आएँ। आज ये सीरीज़ आपको 2 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा आपको कितने बजे ये सीरीज़ कल से चाहिए। आज 2 बजे इसको प्रोवाइड करा रहे हैं हम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि 2 बजे ये सीरीज़ चाहिए। तो और भी आप सभी को ये सीरीज़ चाहिए, तो आपको कितने बजे इस सीरीज़ को प्रोवाइड करना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए सुबह 10 बजे तो आपको 1 लाइनर की सीरीज़ प्रोवाइड कराई ही जाती है, तो सुबह हो नहीं सकता। इसके अलावा रात को 8 बजे वाली सीरीज़ भी आती है, वो भी कंटिन्यूसली ही चलेगी। और 6:30 बजे वाली सीरीज़ भी आपको डेली ही प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी कंटिन्यू चलेगी। इसके अलावा आपके पास कौन सा टाइम आपको सुटेबल लगता है तो उस टाइम पे आप बताइएगा कि कितने बजे आपको ये सीरीज चाहिए कल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में कहाँ पर वन विभाग गुलदार कू दगड़िया अभियान शुरू करेगा? देखिए प्रदेश में कहाँ पर वन विभाग जो है ये गुलदार कू दगड़िया अभियान शुरू करने वाला है, तो किस जगह पर, कहाँ पर, किस स्थान पर ये शुरू करेगा ये आपको बताना है। तो किस स्थान पर करेगा, इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन विभाग जो है ये गुलदार कू दगड़िया अभियान शुरू करने वाला है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में वन विभाग मानव और वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए गुलदार कू दगड़िया अभियान शुरू करेगा। इसमें लोगों को
तेंदुए के बीच कैसे रहना है, मानव वन्य जीव संघर्ष कैसे कम हो आदि को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये करंट जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, आप देख रहे हैं ना कि जो आयोग का पैटर्न बन रहा है अब वो करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप करने का बन रहा है पैटर्न जो है आयोग का। तो करंट के क्वेश्चंस ज़्यादा मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा आपके सभी क्वेश्चंस मेंशन किए जा रहे हैं इस सेशन में। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, इससे हम भी मोटिवेट होंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आज का ये सेशन कैसा लग रहा है आपको। अगला देखिए, प्रदेश के किस व्यक्ति को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। किसको? खुशीराम डबराल को। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम कर स्वरोजगार करने वाले प्रगतिशील किसान खुशीराम डबराल का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2022 के लिए चयन किया है। और डबराल लंबे समय से कृषि और औद्यानिकी कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। देश भर में कृषि, औद्यानिकी और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसानों को प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। केंद्र सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है देश भर में कृषि, औद्यानिकी और कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को। तो ये ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार और सम्मान इनको प्रदान किया जाता है और 2022 के लिए चुना गया है खुशीराम डबराल को। अगला देखिएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि मैसूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोडागु और मैसूर जिले तक यह राष्ट्रीय उद्यान फैला है, ये ध्यान रखेंगे। कोडागु और मैसूर जिले तक फैला हुआ है यह राष्ट्रीय पार्क, और राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से ये जाना जाता है। ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अब नेशनल पार्क, किस राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क किस जगह स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित संविधान का कौन सा संशोधन है? कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 103वां संविधान संशोधन। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। कितने प्रतिशत का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है इनके लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान है। संविधान के आर्टिकल 15 में संविधान संशोधन हुआ है। किस आर्टिकल में संविधान संशोधन हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन हुआ है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 15 जो है इसमें संविधान संशोधन हुआ है, ये पॉइंट भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई है? नाबार्ड बैंक की स्थापना आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये जो समिति थी ये कौन सी समिति थी? ये थी शिवरमन समिति। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवरमन समिति
की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? देखिए, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1982 ईस्वी में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में इस बैंक का मुख्यालय है। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति है? ये है आपकी नरसिम्हन समिति। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला देखिएगा, देहरादून को कुमाऊं मंडल में कब शामिल किया गया? देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया वर्ष 1825 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1825 ईस्वी में देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया। देखिए, देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? 1817 ईस्वी में देहरादून की स्थापना हुई, जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। और वर्ष 1975 ईस्वी को देहरादून को किस मंडल में? गढ़वाल मंडल में। आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल मंडल में इसे कब शामिल किया गया, तो कब किया गया? 1975 ईस्वी को देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया और 1871 ईस्वी में देहरादून अलग जिले के रूप में प्रकाशित हुआ और 1867 ईस्वी में देहरादून नगर पालिका बनी। तो इसको कुमाऊं मंडल में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1825 में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड राजभवन में हर साल आयोजित होने वाला बसंतोत्सव 2022 इस वर्ष कब आयोजित किया गया? देखिए, उत्तराखंड राजभवन में हर साल आयोजित होने वाला बसंतोत्सव 2022 इस वर्ष कब आयोजित किया गया, ये बताना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ये कब आयोजित किया गया था? 8 व 9 मार्च 2022 को ये आयोजित किया गया था। 8 और 9 मार्च को। अगला देखिएगा, देखिए, ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक्स में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आप सभी पे ही डिपेंड है ये सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्यू आते हैं इस सीरीज़ में, तो ही हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहुँचाइएगा, ताकि इसको आगे हम कंटिन्यू कर सकें। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हर रोज़ मिल सकें। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? वर्ष 1986 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम है। बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया? वर्ष 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। सूचना का अधिकार कब आया? 2005 में आपका सूचना का अधिकार आया। और जैव विविधता अधिनियम ये कब आया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये आया आपका 2019 में। तो ये सारे ही अधिनियम आपको नोट कर लेने हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया आपके 1986 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया आपके वर्ष 1972 ईस्वी में। सूचना का अधिकार अधिनियम ये आया वर्ष 2005 में। जैव विविधता अधिनियम आया आपका 2002 में। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये आया आपके 2019 में। तो सारे ही अधिनियम नोट कर लिए होंगे आपने, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, याद तो हम लोगों को थोड़े ही वक्त के लिए रहता है, जब तक हम इसको रिवाइज नहीं करते हैं तो एकदम से याद नहीं आता है। तो इनको नोट कर लीजिए और रिवाइज कीजिएगा, तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे करेक्ट करके आ सकें। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, दिवसों को बिल्कुल याद कर लीजिए। दिवस जो है ये आईओ का पैटर्न बन गया है कि एक दिवस तो डालना ही डालना है क्वेश्चन पेपर में। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है कब? 11
अक्टूबर को, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। अगला देखिए, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो किस संस्था की स्थापना हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना हुई। और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर लेना है आपको। अगला है, जाख मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? जाख मेला लगता है किस जनपद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, जाख मेला रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में इसका आयोजन किया जाता है। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में लगता है जाख मेला। और इस मेले की विशेषता क्या होती है? इसमें जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। इस मेले की विशेषता है कि इसमें जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। जलते अंगारों पर इसमें नृत्य किया जाता है। तो विशेषता ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है ये भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2020 की शीतकालीन बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? देखिए, करंट अफेयर्स जो है 2020, 21 और 22 3 ईयर के करंट अफेयर्स बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि 20, 21 और 22 के करंट अफेयर्स ये आयोग ज़्यादा पूछ रहा है। तो 2020 का भी ध्यान रखिए। विश्व आर्थिक मंच 2020 की जो शीतकालीन बैठक हुई थी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दावोस, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, विश्व आर्थिक मंच जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है कोलोग्नी में इसका मुख्यालय है। नोट कर लीजिएगा, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका मिशन क्या है? देखिए, विश्व आर्थिक मंच, इसका मिशन है विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इस मंच की 2020 की शीतकालीन बैठक कहाँ पर? दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई थी। और इसी शीतकालीन बैठक में दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था। इसी जो शीतकालीन बैठक है जो कि दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी, इसमें दीपिका पादुकोण जो है ना, इनको क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नोट कर लीजिएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया था। एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करा दिए जा रहे हैं जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप फॉलो कीजिएगा, डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला देखिएगा, नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये स्थित है आपके किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर।
सतलज नदी पर ये स्थित है। और सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल, मानसरोवर के निकट है एक आपका ताल, कौन सा, राक्षस ताल। तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, जहाँ इसका स्थानीय नाम क्या है, यहाँ पर इसका स्थानीय नाम है लोकचेन। यहाँ पर मानसरोवर के आसपास इसका स्थानीय नाम क्या है, लोकचेन इसका स्थानीय नाम है। और सतलज नदी का अगर पौराणिक नाम आपसे पूछा जाए तो सतलज नदी का पौराणिक नाम है शतुर्दी। शतुर्दी इसका पौराणिक नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए हो सके तो। और सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से, शिप किले दर्रे से, शिप किला दर्रा से ये प्रवेश करती है, शिप किला दर्रे से ये प्रवेश करती है। कहाँ पर, भारत में। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। अगला देखिएगा, कारोबारी सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है। कारोबारी सुगमता सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो लोग भी हमारे इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं, आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए, कारोबारी सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है, इसका राइट आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कारोबारी सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है। और कारोबारी सुगमता सूचकांक में 2020 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की थी, भारत ने 63वीं रैंक हासिल की थी वर्ष 2020 में कारोबारी सुगमता सूचकांक में। अगला देखिएगा, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है। जागोई नृत्य या इसको जगोई नृत्य भी कहा जाता है। तो ये किस राज्य का नृत्य है। नृत्य तो एकदम रट लीजिए, आपको अपर पीसीएस प्रीलिम्स की जो मॉक सीरीज चलाई हुई थी तो उसमें आपको 3-4 नृत्यों से क्वेश्चंस बताए हुए थे मैंने, 3-4 लगातार वो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी नृत्यों वाली, तो वो सीधे ही छपे हुए थे आपके एग्जाम में। तो नृत्य जो क्वेश्चन है नृत्य वाले, उनको जरूर हो सके आपके आगामी एग्जाम में यही नृत्य पूछ लिया जाए, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है ये आपको बताना है। तो जगोई नृत्य ये किस राज्य का है, मणिपुर राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगोई मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है। और इस शास्त्रीय नृत्य को क्या कहा जाता है, किस रूप में इसको जाना जाता है, मणिपुरी नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा देखिए मणिपुर राज्य के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं। एक है आपका पुंग चोलोम नृत्य है। दूसरा है आपका माई नृत्य, तीसरा है खम्बा नृत्य और चौथा है नोपा नृत्य। तो इन लोक नृत्यों को भी जरूर नोट कर लीजिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है बताइए पुंग चोलोम नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है मणिपुर का लोक नृत्य। सभी ये मणिपुर के लोक नृत्य हैं, इनको नोट कर लीजिए। तो ओके गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आज की आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।